ठीक है गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी सर, हो रही है स्क्रीन। ठीक है। अच्छा जी, हम अपना ये जावास्क्रिप्ट हमारे पास 14 आज का, इसको सबलाइन पे ऑन कर लेते हैं। अच्छा, जितना भी काम होगा ना सारा मैं कंसोल डॉट लॉग पे करूँगा। ठीक है। उसकी एक तो वजह ये है कि एक तो हमारा टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा कि बार बार हम वहाँ जाके लिख रहे हैं, और दूसरा कि आप लोग को लिखना आएगा कि कंसोल डॉट लॉग में किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा आसान जी भी सर। और हो जाएंगी। और भी कोई है हमारे पास? हम्म, अच्छा जी। यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं फोल्डर अपना। ठीक है गाइस, यहाँ मैंने मेन डॉट जेएस के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन रख दिए थे ताकि हम कवर अप जल्दी से कर लें इसको, क्योंकि आप लोगों ने ये कंडीशंस वगैरह तो पढ़ी हुई होंगी इसके अंदर, तो हम जहाँ पर जस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने पास। कॉपी फाइल पाथ, पेस्ट। अच्छा, मेरे पास ना जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड होती है, और सॉरी, जो सिंटैक्स होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली बस एक ऐसा समझे स्टेटमेंट है जो ये करती क्या है कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर पूरी वेबसाइट लोड हुई भी होगी ना, तो वो उसको रीनेम कर देगी उस चीज़ से जिससे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, ये बेसिकली ये वो नहीं हुआ कि इसने यहाँ पे आके इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर अपने पास कोई वेबसाइट ऑन कर लेता हूँ ना, लेट सपोज मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, ये बस एक लिंक हुआ हुआ है बुकमार्क, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट सबसे पहले लोड करते हैं तो वेबसाइट करती क्या है कि अपना सारा का सारा डाटा डॉम में लेकर आती है और डॉम में लाके शो करवा देती है। ऐसा ही है ना? तो मतलब ये जितनी भी HTML अभी शो हो रही है सारी की सारी डॉम में शो हो रही है। अब मैं जावास्क्रिप्ट में जाके बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट को राइट कर दो। ठीक है ना? मतलब डॉम में जो भी पड़ा है ना उससे मुझे गर्ज नहीं है। ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ वो काम करना है आपने। मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब देखिए करा क्या इसने। इसने सब चीज़ें उड़ा दी डॉक्यूमेंट से और सिर्फ जाके लिख दिया जावास्क्रिप्ट। यूआरएल हालांकि वही रहा जो मैंने अभी लोड किया था। तो इसने कर आपके पास सबसे पहले से काम क्या करा कि इसने आपके पूरे डॉम को हटा दिया और अपना डॉम रिप्लेस कर दिया उसने आके। मतलब जितनी भी चीज़ें आई हुई थी वेबसाइट लोड होने के बाद किसी भी यूआरएल के ऊपर, यहाँ पर मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट से उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके रिप्लेस कर दिया, और जो मैं चाह रहा था मैंने वो चीज़ लिख दी। तो इसका यूजेज इतना होता नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिसिंग मैं आपको बता दिया कि ये चीज़ है। हाँ, लेट सपोज आपने करना ये है कि एक पेज पे स्टैटिक आपने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है। और वो मैसेज बेसिकली क्या है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। जो बेसिकली हमें उमन दिखाने का होता है अ, जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं। अब आपने क्या करना है जी, सिर्फ कोई मैसेज प्रिंट करवा देना है, और आप चाहते हैं कि यूआरएल भी वही रहे और आप इस पेज पर आ जाए। मतलब पेज मेरा ये रहा है, फॉर्म मेरा इसी पेज पे होना चाहिए था, जब मैं सबमिट करूँ कंडीशन ट्रू हो जाए मेरी, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाए लिखा हुआ थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। इससे क्या हो रहा है कि एक तो मैं पेज अपने रिडायरेक्ट नहीं कर रहा कहीं पर भी। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डॉम के कंटेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ। और उससे एक और चीज़ ये हो गई कि एक मतलब अगर यूज़र ने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद अगर उसका फॉर्म बिल्कुल ट्रू है, सब चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं उसकी, तो उसने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके क्या किया, डॉम में से अपने फॉर्म को हटा दिया और उसको मैसेज प्रिंट करवा के दे दिया कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। या बात ले रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ बेसिकली क्या हो रहा है।
इसका यूज़ इतना ज़्यादा है नहीं। मतलब ये आज आप पढ़ लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस में कर लोगे, उसके बाद शायद आप लोग कभी इसको देखें। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आपको एरर प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ेगा। आपको अपनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट राइट रखना पड़ेगा। मतलब इसको हम एज अ डिबग के लिए यूज़ करेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया जैसे कि ये मेरा यूआरएल है। अब यूआरएल के ऊपर कंटेंट दूसरा आना है, बट मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ उसको, तो इसका एक्चुअल जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जी स्टेटमेंट्स की ना अपनी, जो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। मैंने यहाँ पे वार ए इज इक्वल्स टू मैं 5 कर लूँ, और यहाँ मैं वार बी इज इक्वल टू 10 कर लूँ। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि आपके वेरिएबल के जितने भी नेम होंगे ना जावास्क्रिप्ट में, वो सारे केस सेंसिटिव हैं। पहला तो कैपिटल वर्ड से नहीं होंगे। दूसरा, ये न्यूमेरिक शुरू नहीं होंगे। लाइक मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1A। ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2B। ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें आपने करना क्या है कि ख्याल रखना है कि आपका जो वेरिएबल है वो सही नेम से डिक्लेयर हुआ हुआ हो। अच्छा, लोअर केस में रखना है या कैमल केस में रखना है? अपर केस में नहीं हो सकता। मतलब मैं यूं नहीं सकता कि फ्रॉम, या मैं ऐसे नहीं सकता कि ए लिख दूं वार ए। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अपने रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जो कि आपके अपर केस के अंदर होते हैं, जो उसके अपने रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वार इनिशियल और नंबर कैमल केस, यूं कर सकते हैं इसको आप। ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनल नंबर, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? गाइस, बात क्लियर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग जाके करवा लेते हैं इसको। इनिशियल नंबर, और इसको प्लस कर देते हैं फाइनल नंबर से। ठीक है। इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये इसने बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेटर हमारा चला यहाँ पर, और इसने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली हुआ क्या, हम क्योंकि कंसोल पे ही काम कर रहे हैं, और हमने कंसोल डॉट लॉग ही करा है इसको, तो हमने बताया कि जो भी इसका आंसर प्रिंट होगा हमें यहाँ पे लाके दिखाना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग की जगह। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको मैंने एंटर किया, तो ऊपर देखिए इसने दे दिया मुझे नंबर 15। अच्छा, इसने बेसिकली करा क्या, हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस नहीं करा। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही करता हुआ आया है। इसने जो हेलो वर्ल्ड भी लिखा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखा है, डॉम में डाटा नहीं आया था। तो अभी हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ डाटा रिप्लेस किया है इसने। जो ऑलरेडी डाटा मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिख रहा हूँ, जब भी कोई भी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ कंसोल के ऊपर, इस बात को मेरी गौर कीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगी आप लोगों को आगे। ठीक है ना? इस जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैंने यहाँ पर कंसोल के ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, अब इसने अपनी पहली लाइन प्रिंट कर दी है और प्रिंट करके दिखा दिया है कि हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट कर दिया है। ठीक है। अब इसको जब तक मैं पेज को रिफ्रेश नहीं करूंगा ना, तब तक इसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे क्लाइंट साइड, हमारे पास लैंग्वेज होती है बेसिकली, ये काम हमारे पास क्लाइंट साइड करती है। ठीक है। तो मैंने अपनी इसको एक स्टेटमेंट दे दी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो अब वो चीज़ एक मरतबा चल चुकी है और प्रिंट हो चुकी है। अब क्या सीन है कि जब मैं इसको दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने अपने 2 नंबर प्रिंट करवाए, तो इसने क्या किया, उसी में ऐड कर दिया। इसने उसी में ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये लाइन बाय लाइन चल रही है। अब ये पेज लोड नहीं हुआ था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जब इनिशियल टाइम पे कंटेंट सारा आया था, तो उसमें हुआ ये था कि लोड करते हुए वो सारा कंटेंट अपने पास लेके आ गई थी एक्सटर्नल रिसोर्स से, जिसकी वजह से उसने क्या करा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके सारी एचटीएमएल उड़ा दी थी। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं जितनी मरतबा करता रहूंगा ना, वो सारा ऐड होता रहेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल रिसोर्स से नहीं आ रहा, उसको कमांड कंसोल डॉट लॉग से ही मिल रही है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? सर, पिछला वाला क्लियर नहीं कर सकते हम? पिछला वाला, ये जो हेलो वर्ल्ड है, जी जी। इसके लिए देखें, ये बेसिकली हो क्या रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कंसोल से, ठीक है ना, अब मेरे पास सोर्स तो एक ही है ना, कंसोल डॉट लॉग, यहीं से मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया जा रहा हूँ। तो जो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट वो बेसिकली करता है कि डॉक्यूमेंट को आगे पढ़ता है। अब चूंकि उसने डॉक्यूमेंट में कुछ लोड नहीं किया हुआ, उसने डॉक्यूमेंट में कुछ लोड नहीं किया हुआ, इसलिए वो राइट नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी राइट किया हुआ, उसने पहली वाली कमांड भी उसने राइट की हुई है। जो ये वाली कमांड है, ये इसने लोड नहीं करी है, ये इसने राइट करी है। मैं यहाँ जब दूसरी कमांड दूंगा इसको, तो इसने इसको भी दोबारा से लोड नहीं किया, राइट किया है। तो पहली वाली कमांड जब चेक करता है कि भाई डॉक्यूमेंट में जो डाटा आया हुआ है ये आया हुआ किधर से, वो बताता है भाई ये आपने कंसोल से ही भेजा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैं यहाँ पर अपने पास मैंने एक मरतबा कमांड दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और दोबारा जब मैं इसको चलाऊंगा दूसरी वाली कमांड को, तो ये करेगा एग्जीक्यूशन के बाद जो पहले वाला कोड है ये इसको भी रन करेगा, क्योंकि टर्मिनल तो हमारे पास एक ही है ना। सही। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो हमारे पास है यहाँ पर, हम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहीं पर ही इसको हम प्लस की जगह अगर माइनस करते हैं, तो हमें यहाँ पर तब भी नंबर मिल गया भाई कि -5 दिया इसने। -5 क्यों दिया इसने? कि इनिशियल नंबर हमारे पास क्या था, 10, और फाइनल नंबर हमारे पास था यहाँ पर क्या, 5। एक मिनट, इसने कहा पुराना तो नहीं लिया हुआ। कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको। हाँ, इनिशियल 5 है और -10 है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। मैथ्स का रूल है जो है कि बड़े नंबर का माइनस है तो फिर वही चीज़ हो जाएगी हमारे पास। तो हम इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे यूज़ करके देख लेते हैं भाई। ये इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, और जितने भी मतलब हमारे पास अर्थमेटिक वो हैं ऑपरेटर्स हैं, उन सबको अगर हम यहाँ पे अपना यूज़ करेंगे तो हमारे पास उसके आंसर वैसे की वैसे शो होंगे। ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है, इसमें कोई इशू है किसी को? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। जिसको आप लोग ने करना क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर बता दी भाई, दो नंबर आपने लेने हैं और उसका आपने सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। वो चीज़ें आप अपने हिसाब से फंक्शनल बेस भी कर सकते हैं इसको, और कंसोल के अंदर भी करवा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? जी सर। अब यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ करता हूँ कि कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं वार ले लेता हूँ एक एज का, एज इज इक्वल्स टू 20। ठीक है। और यहाँ मैं कंडीशन देता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 10। तो कंसोल डॉट लॉग करवा दे योर एज इज अंडर ग्रेटर देन 10 ना, 20 कर लें। इसमें अच्छा, कंडीशन क्या बन रही है कि एज 20 है, इज ग्रेटर देन 10। अगर वो 10 से बड़ी है तो योर एज इज अंडर 15 कर लेते हैं इसको, या ओवर 10 कर देते हैं इसको। ठीक है। एल्स में हम दूसरा मैसेज प्रिंट करवा देते हैं अपना, अगर ना हो तो अंडर 10 है। अच्छा जी, कंडीशन यहाँ पे चली हमारे 20 इज ग्रेटर देन 10। इससे यहाँ पे हमारी कंडीशन चला दी, मैंने इसको कंडीशन दी भाई कि मालूम कर ले कि 20 बड़ा है 10 से। तो उसने बोला भाई हमारे पास पहली वाली कंडीशन चलाई कंसोल डॉट लॉग में जाकर। एक मिनट रुकिएगा, इसको रिफ्रेश कर लें। योर एज इज ओवर 10, इससे पहली कंडीशन चलाई कि 20 इज ग्रेटर देन 10।
और ये बिल्कुल हमारे पास ट्रू कंडीशन है कि 20 जो है वो 10 से बड़ा है, जिसकी वजह से हमारी पहली कंडीशन को ट्रू करा और एल्स वाली कंडीशन को रहने दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसके अंदर अगर मैं एल्स लगाया हुआ है, तो एल्स हमारे पास क्या काम करेगा कि हम अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हमें एल्स वाला काम करके दे देगा। इसमें मैं एक और चीज़ करता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, ठीक है, और यहाँ मैं चलाता हूँ, तो आपको पता है कि इसने करा। सर हाँ, सर अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा जूम कर दें। श्योर श्योर। अब क्लियर है? अभी देखें हुआ जी क्या। सर क्लियर। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, एज मेरी 20 थी और मैंने 20 से ही कंपेयर किया, तब भी उसने मुझे एल्स ला के दिया है। ठीक है, एल्स में क्या लिखा है, योर एज इज अंडर 10। मैं इसका मैसेज चेंज कर देता हूँ ताकि और हो जाए कि योर नंबर इज नॉट इक्वल, योर नंबर इज इक्वल कर दें इसको, और इसी को प्रिंट करवा देते हैं नीचे वाले कंसोल में, नंबर इज नॉट इक्वल कर देते हैं इसको। अच्छा जी, अब देखें इसने चलाया एल्स है, ठीक है। क्यों एल्स चलाया, हालांकि एज जो है वो भी 20 है और कंपेयर भी मैं 20 से कर रहा हूँ। इसको चलाना चाहिए था मेरे पास योर नंबर इज इक्वल, ऐसा ही है, क्योंकि दोनों ही 20 हैं। तो अगर मैंने इफ की कंडीशन लगाई है तो इसका पहला वाला ब्लॉक ट्रू होना चाहिए ना। इसने एल्स क्यों चलाया है? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है मुझे? किसी को आइडिया है इस चीज का? सर आप रिपीट करेंगे? सॉरी, आप रिपीट करेंगे क्या पूछ मैं रहे हैं? रिपीट में ही कर रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसमें मैंने 20 रखा, और मैंने एक कंडीशन दी इफ की, और मैंने बोला कि एज बराबर है 20 के, तो कंसोल कर दे योर नंबर इज इक्वल, और अगर नहीं है तो योर नंबर इज नॉट इक्वल। तो अब सर बज़ाहिर, आपने एज को वो लिया हुआ है ना, स्ट्रिंग में लिया हुआ है और ऊपर आपने एज अ न्यूमेरिक लिया हुआ है, ओके, ठीक है, बहुत तो इस वजह से वो उसको एग्जैक्टली बहुत एल्स में करेक्ट, लेके जा रहा है। बहुत करेक्ट आंसर दिया आपने। ठीक है, अब इसने क्यों दिया योर नंबर इज इक्वल? अभी भी यही किया हुआ है। अब कैन आंसर नंबर इज इक्वल। हम्म, चलें, खैर ये सवाल है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंटरव्यूज में भी अक्सर का सवाल किया जाता है कि डबल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, बेसिकली होता क्या है कि जब मैं डबल ऑपरेटर लगाता हूँ, सही ना, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ बोला कि एज इज इक्वल इक्वल टू 20 है, ठीक है। अब आइदर वो स्ट्रिंग हो और वो आपके पास इंटीजर हो, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। डबल इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ जाके वैल्यू चेक करेगा कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, ठीक है ना। उसने देखा एज भी 20 है और जो आपका ओपोनेंट है वो भी आपके पास क्या है, वो भी 20 है, तो उसने प्रिंट करवा दिया योर नंबर इज इक्वल, कंसोल वाली पहली लाइन प्रिंट करा दी। जब मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल लगाता हूँ, ठीक है ना, ट्रिपल इक्वल टू लगाता हूँ और जब मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, तो मुझे बोलता है योर नंबर इज नॉट इक्वल। क्यों? अब ये यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर करता है, पहला ये आपकी टाइप देखता है, दूसरा ये आपका वैल्यू चेक करता है। तो पहली इसको वैल्यू ट्रू मिल गई डबल इक्वल वाली में, तीसरा जो इक्वल था इसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ चेक होती है, वो चेक करता है इसकी टाइप, कि आया कि इन दोनों की टाइप सेम भी है या नहीं है। तो वो देखता है जी, यहाँ आके चेक करता है कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर है इसकी टाइप, और यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग है, जिसकी वजह से क्या काम करता है कि हम बताता है क्या है, योर नंबर इज नॉट इक्वल। बेसिकली अगर ये कंपेयर करता, ठीक है ना, कंपेयर करता तो सिर्फ नंबर को, तो हमारे पास ये क्या प्रिंट करवा रहा है, योर नंबर इज इक्वल। अब चूंकि ये कंपेयर के साथ इसकी टाइप भी कंपेयर कर रहा है, इसकी ये टाइप भी कंपेयर कर रहा है, टाइप। जिसकी वजह से क्या बोल रहा है कि भाई आपकी एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है ना, आपका नंबर तो ट्रू है, लेकिन आपकी जो टाइप है ना, वो बेसिकली क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसने एल्स वाला ब्लॉक चलाया। तो डबल तो सर इक्वल, मोस्टली हम ट्रिपल इक्वल यूज करेंगे क्योंकि हमें अक्सर जगहों पे दोनों चीजें चेक करनी होती हैं, टाइप एग्जैक्टली, भी और वैल्यू भी। जब हम डेटाबेस पे कोई डेटा भिजवा रहे होते हैं, ठीक है, या वहां से मंगवा रहे होते हैं, तो
हम क्योंकि जब प्रिंट करवा रहे होते हैं तब भी हमने उसकी उसकी टाइप बतानी होती है, हमने क्या प्रिंट करवाना है, और जब हम भेज रहे होते हैं तब भी हमने उसकी टाइप बतानी होती है, हम क्या चीज़ भेज रहे हैं। तो ये चीज़ मस्ट है। ठीक है ना। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर हम डबल इक्वल लगा रहे होते हैं, जहाँ हमें टाइप से गर्ज नहीं होता, जहाँ हमें ये होता है बस हमारा जो है ना वैल्यू हमारी जो है सेम हो जाए और हमारा काम हो जाए। ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर हम करते क्या है कि ट्रिपल इक्वल लगाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने डेटा को क्रॉस वेरीफाई करवाते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो फॉर्मेट उसका सही हो। बात क्लियर है। ठीक है सर। क्योंकि अगर जी आप लोगों सर, को पता क्लियर। हो कि हमारे पास इनपुट टेक्स्ट की एक फील्ड होती है ना, टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, हमने पढ़ी है। ठीक है। हम टाइप इज इक्वल टेक्स्ट के अंदर भी नंबर भेज सकते हैं, ऐसा ही है ना। जी सर। और हम नंबर में भी नंबर भेज सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब मैं टेक्स्ट की फील्ड में नंबर भेजूंगा तो वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा, और अगर मैं नंबर की अंडरस्टैंड। फील्ड में नंबर भेजूंगा मेरे को तो वो नंबर एज अ जाएगा। नंबर ही जाएगा। नंबर। तो प्रॉपर जो वैलिड हमारे पास जो तरीका है वो क्या है कि अगर हमें नंबर यूज करना है तो उसके लिए हम टाइप नंबर ही यूज करें। ठीक है। क्योंकि उस वक्त बहुत से लोगों को इस चीज़ की कंफ्यूजन होगी, एक सवाल भी आता होगा जहन में, जब टेक्स्ट की फील्ड में हम नंबर भी ले सकते हैं तो नंबर की फील्ड लेना तो फजूल है। जब एक टैक्सी फील्ड भी हमारा नंबर लेके जा रही है तो उसका सिर्फ रीजन ये है कि हमारे पास इस तरह के ऑपरेटर्स भी होंगे आगे जाके, जो कि डाटा को कंपेयर करेंगे कि आया है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग और इंटीजर है, अगर हम टैक्सी फील्ड में नंबर भेज देंगे तो एज स्ट्रिंग काउंट करेगा उसको वो। बात क्लियर है। जी जी सर। सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, इफ और एल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब जी एक सर। काम करते हैं, हम अपने पास एज के साथ यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि ईयर ले लेते हैं 2024। ठीक है। अब इसको सर वो हम, कॉलन लगा दिया आपने सेमी ओ कॉलन सॉरी, के बजाय। सेमीकोलन लगा देते हैं, थैंक यू। अच्छा जी। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेट। एंड और ऑपरेटर ना। हम यहाँ पर ले लेते हैं जी, ईयर इज इक्वल टू 2024, या इसको 2023 कर देते हैं, या इसको ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है। अब इसने क्या करा, तब भी इसने बोला योर नंबर इज इक्वल, हालांकि दूसरे इसको ट्रिपल के वक्त जो है एरर मिला होगा टाइप का, जब मैंने और ऑपरेटर यूज किया ना। और भी मैंने लगाया। ठीक है ना। हम्म। अब इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हुई है, हम्म। सही ना, और वो ये वाली हुई है। एज क्यों? वाली। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसने टाइप चेक नहीं करी है और इसने एज चेक करा है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ नंबर कंपेयर किया है इसने। अगर मैं इसको यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगा देता हूँ, अब ये एल्स की कंडीशन है। अब ये एल्स चलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई है, बज़ाहिर ये वाली भी ट्रू होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अब ये टाइप भी चेक कर रहा है इसकी। ठीक है। जी सर। तो एंड और ऑपरेटर, तो यहाँ पर क्या है कि एंड के अंदर हमारे पास दोनों जो ब्लॉक्स हैं इन दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तब जाके एंड परफॉर्म करेगा। और जब हम बात करते हैं और की, तो और के अंदर क्या है कि कोई एक भी ब्लॉक ट्रू हो जाएगा, आपकी कंडीशन रन हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। नो सर। इफ एल्स क्लियर है यहाँ पर। जी सर। जी अच्छा, सर। अब हमारे पास देखें, जब मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना है, या उनके आउटपुट पे मुझे मल्टीपल काम करवाने हैं, उसके लिए तो मैं काम करूंगा अपना इफ और एल्स से। ठीक है। पहले यहाँ तक बात क्लियर है। जी जी सर। सर। अब मुझे अगर अब मुझे क्या करना है कि सिंगल लाइन में एक चीज चेक करवानी है अपनी कंडीशन, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। कौन सा ऑपरेटर सर, दोबारा बताएं। टर्नरी।
गैस की हो रही मेरी? जी हो रही है सर। अच्छा, टर्नरी बेसिकली करता है क्या हमारे पास? टर्नरी एफ और ऐसा काम करता है हमारे पास ना, लेकिन सिंगल लाइन में काम करता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक बी वेरिएबल लिया, उसको मैंने ट्रू रखा, ठीक है। और यहाँ मैं पूछ रहा हूँ जी अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाल की बात की जो बस कंडीशन होती है ना, वो होती क्या है? इफ वाली। और जो मेरे पास कॉलन की बात वाली कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है? एल्स वाली। एल्स। ठीक है। सर इस तरह का कुछ जो है वो पाइथन में भी था, वन लाइन कोड, अभी रिवीजन नहीं किया तो याद नहीं आ रहा। हम्म। वन लाइन कोड था क्वेश्चन मार्क करके कि वो बिल्कुल एक कंडीशन ट्रू है नेक्स्ट वाली। सही। अब बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि हमने सिंगल लाइन में जाके चेक करवाना है अपने पास ना, जिसके लिए हम टर्नरी यूज कर रहे होते हैं। और ये आप लोग जब रिएक्ट पढ़ लोगे, या आप लोग कहीं पे एडिशनल क्लासेस वगैरह ऐड कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को बहुत यूज, मतलब इसका आप लोगों को तब असल यूज केस पता चलेगा। क्योंकि मैं इफ और एल्स बहुत कम यूज करता हूँ। अगर मुझे कहीं फंक्शन बनाना है ना तो मैं काम कर रहा होता हूँ, अगर मुझे नहीं बनाना तो मैं नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं बेसिकली मेरे काम का तरीका। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एचटीएमएल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखी एचटीएमएल, और जब मैं रिएक्ट पे काम कर रहा होता हूँ ना, तो ऐसे मैं क्लास, मुझे कोई क्लास ऐड करनी होती है लेट्स सपोज, तो वहाँ पे इस तरह लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे एक ऐड करनी है एक्टिव क्लास, ठीक है, और किसी वैल्यू के उसके ऊपर ना, नंबर के ऊपर ऐड करनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा स्टेटस, एक की आ रही है। अगर स्टेटस है, ठीक है, तो एक्टिव ऐड कर दो, और अगर नहीं है तो एम्प्टी रहने दो। बात क्लियर हो रही है? अब इसमें होता क्या था टर्नरी के अंदर, कि अगर मेरे पास एपीआई के अंदर, जब हम एपीआई बनाएंगे अभी, कि एक्टिव की आ रही है, या कुछ भी आ रहा है स्टेटस में, वन आ रहा है अगर, या ट्रू आ रहा है, वन और ट्रू एक होता है, जीरो और फॉल्स एक होता है। अच्छा, अब इसके आगे मैंने स्टेटस के आगे कोई कंडीशन नहीं दी ना, कि इक्वल इक्वल टू ये हो या वो हो, तो ये मुझे देनी भी नहीं होती ना। मैं ये पूछता हूँ उससे आके, भाई स्टेटस, खाली स्टेटस लिख दिया मैंने, दैट्स मीन ये कंपेयर कर रहा है कि ये नॉट इक्वल टू नल हो, हमारे पास ये नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है। नॉट इक्वल टू नल का ऑपरेटर पढ़ा है आपने अब तक? यस सर। ठीक है, उसको भी हम दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब बेसिकली करता क्या है ये, जब मैं स्टेटस खाली लिखता हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब, और क्वेश्चन मार्क दे दिया, अब ये इसकी कंडीशन इटसेल्फ ये है, ये ब्राउजर खुद समझेगा कि स्टेटस खाली नहीं होना चाहिए, या स्टेटस फॉल्स नहीं होना चाहिए। अब मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इस तरीके से ना इसको बताऊं कि अगर स्टेटस जी ट्रू है, उसके बाद आपने जो ये काम करना है, ये लाइन ट्रिपल इक्वल टू ट्रू, और सिर्फ ये दोनों चीजें बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो ये काम क्या करेगा, कि अगर स्टेटस है तो एक्टिव लगा देगा मेरी क्लास में, अदरवाइज नल रहने देगा। तो ये कंडीशन हमारे पास कहाँ लगती है? इन जगहों पे लगती है। मैंने आपको इसका यूज केस बता दिया है, ठीक है ना। ये इन फ्यूचर इसको आप कभी यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी टर्नरी यहाँ इस तरह यूज होनी है। अब मुझे बताया ना कि इस क्लास नेम एक एट्रीब्यूट है, क्या इसके अंदर मैं इफ एल्स कंडीशन लगा तो अच्छा लगूंगा? अगर मैं इफ ऐसी कंडीशन लगाने बैठ गया, तो मुझे इफ का ब्लॉक देना पड़ेगा, फिर एल्स का ब्लॉक देना पड़ेगा। ये काम मेरा सिंगल लाइन में हो गया डिफ के अंदर ही, और मैं कहता 3 वर्ड लिखने पड़े मुझे। बात क्लियर हो रही जी है? सर ऐसे ही। तो जी जी। हम करते हैं क्या जी, टर्नरी यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रू भी नहीं करता, इससे तब भी ट्रू ला के दिया मुझे, ठीक है। इससे क्या करा जी, पता कर लिया कि मेरे पास जो है बी ट्रू है, तो कंसोल उसने ट्रू करवा दिया। अभी यहाँ पे एक चीज हम और कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वरना कल को आप लोग बोले सर ऊपर तो हमने बी ऑलरेडी ट्रू रखा था, तभी ट्रू दिखा रहा है लाकर। तो ऐसा नहीं है, बी की वैल्यू रीअसाइन हो गई है वेरिएबल के अंदर, बी की वैल्यू रीअसाइन हो गई है। ऊपर एक तो बस बी था, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, कंडीशन को ट्रू कर रहा है लाकर। यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे करवाया है ना, वो ये वाला कंसोल डॉट लॉग कर रहा है लाके। बात क्लियर हो रही है? ये यहाँ मैं लिखता हूँ, योर वैल्यू इज बूलियन, ट्रू कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम कर दें योर वैल्यू इज बूलियन
फॉल्स, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी फॉल्स। अब इसने करा क्या, हालांकि मैंने यहाँ पे बी को कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने इसको नहीं बोला कि कंपेयर कर लो जाकर, यहाँ मैंने कुछ इसको इस तरह की कंडीशन दी है बी को। नो सर। यहाँ जस्ट मैंने क्या करा है, सिर्फ बी लिखा है टर्नरी कंडीशन में जाके और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। दैट्स मीन आपको उसको ये चेक करने खुद गया है ये स्मार्टली कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एम्प्टी है या इस पे कोई चीज है, ये सब चीजें खुद देख रहा है अगर। इसने क्या करा, ठीक हो गया। हाँ, अब ये क्या करता है, इसका रिटर्न हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। तो इसने जब देख लिया जी ये फॉल्स है, तो इसने मेरी एल्स वाली कंडीशन चलाई, योर वैल्यू इज बूलियन फॉल्स। बात ले रहे हैं यहाँ तक। जी सर, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जब भी हम टर्नरी कंडीशन यूज करेंगे तो हमारे पास दो ऑपरेटर होंगे उसके अंदर, एक क्वेश्चन मार्क होगा और एक हमारे पास सेमी कॉल अपना कॉलन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के जी। बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी आपकी ये चलेगी किसमें, ट्रू के लिए, और कॉलन के बाद जो आपकी स्टेटमेंट चलेगी वो आपकी क्या चलेगी, फॉल्स फॉल्स के के लिए। लिए या एल्स के लिए, ठीक है। तो पहली, यहाँ पर हम दोबारा इसको कर लेते हैं, पहली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी जी, कि हमने इसको कंपेयर कराना है, ठीक है, ठीक है, कंपेयर कर लिया, कंपेयर जैसे कि बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी जी, कि आपने चेक करना है आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए हम क्वेश्चन देंगे आइदर ट्रू और इफ कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड वाली हमारे पास क्या होगी, कॉलन होगा, आइदर फॉल्स और एल्स वाला ब्लॉक होगा ये। बात क्लियर हो रही है कि सिंगल लाइन के अंदर पहली स्टेटमेंट पे कंपैरिजन होगा, दूसरी में या तो उसका ट्रू मिलेगा और थर्ड में या तो उसका फॉल्स मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ बस टर्नरी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ आगे। बात क्लियर है, जी सर। आगे चलें। जी जी। जी अच्छा, अब यहाँ हम लेते हैं वार, अब हम स्विच केस देखते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ लेते हैं हम वार ग्रेट इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पर हम स्विच का कीवर्ड यूज करेंगे अपना, और यहाँ दे देंगे हम इसको ग्रेट, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं केस, और कंडीशन देते हैं फिर केस की, केस अगर ये है तो हमारे पास इसका जो सिंटेक्स है डिफॉल्ट, इसका केस का सिंटेक्स के बाद क्या होता है, केस के हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर डॉक, कॉलन आएगा ना। कॉलन आएगा सॉरी, इसके आगे स्टेटमेंट है बेसिकली ना, कंसोल डॉट लॉग योर ग्रेड इज ए, ठीक है। और यहाँ इसको हम कर देंगे ब्रेक। दूसरा केस हमारे पास बी है, मेरा सिंटेक्स तो यहाँ गलत नहीं हो रहा ना, नहीं सिंटेक्स तो सही है मेरा। केस बी जब मैं यहाँ करता हूँ अपने पास, तो कंसोल डॉट लॉग, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, बी सी एंड डी, बी, और आखिरी में इसका है डिफॉल्ट।
दिया इसने हमें सेमी कॉलन के ऊपर, सेमी कॉलन यूज स्ट्रिंग, व्हाट इज दिस? एरर किसका दे रही है गाइस? कुछ एरर समझ में आ रहा है? किस चीज का दे रहा है? सर डिस्टेंस का ना हो। नहीं इसमें तो नहीं होता, उसमें ये वाला, क्योंकि है तो सारी केस सेंसिटिव, सही बोल रहे हैं, हो सकता है। स्ट्रिंग एरर दे रहा है बस ये। और अच्छा, डिफॉल्ट में स्ट्रिंग एरर दे रहा है मुझे। ओके, यहाँ मैंने डबल कॉलन दिया। ये आ गया जी। कोई बताता है कि स्विच केस में और कंडीशंस में क्या डिफरेंस है? तो इफ एल्स आप मल्टीपल लगा दें, हम्म। वो उसपे मतलब कंडीशंस को चेक करता रहेगा इफ एल्स में जाके स्विचेस। हम्म। स्विचेस हमारे पास करेंगे क्या कि पहले हमारे जितने भी केस दिए हुए हैं उन सबको पढ़ेगा, उसके बाद जाके एल्स को पढ़ेगा। ठीक है। जब हम कंडीशन देंगे जी इफ ये बराबर है इसके, और हमने किसी लूप में रख दिया ना उसको आगे, तो क्या करेगा जी, बार बार जाके इसको चेक करता रहेगा, हमारे पूरे ब्लॉक को चलाएगा। ठीक है। अगर ब्रेक उस पर भी होता है, हम अपने लूप को भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट पर आके। ठीक है ना। कंडीशंस के अंदर बेसिकली हम करते क्या है कि हमने अपना इफ दे दिया, एल्स दे दिया, उसमें हम एल्स इफ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अनटिल अनलेस जब तक ट्रू ना हो जाए वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, स्विच केस की मेरे ख्याल से आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत कम यूज़ करेंगे इसको, ज़्यादा आप लोगों का काम इफ एल्स से ही पड़ेगा। जिसकी वजह से मेरा भी थोड़ा सा सिंटेक्स पे मसला था। ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी इतना यूज़ नहीं किया इसको, स्विच केस को, बट कुछ जगहों पे यूज़ करना पड़ता है इसको। लेट सपोज जैसे कि मेरे पास स्टेप फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे जाते हैं, थर्ड करते हैं, थर्ड फॉर्म पे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अभी मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई थी, मेंबर्स सिकनवेल, इसके अंदर एक स्टेप फॉर्म बना हुआ है। तो उसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हम अपने जो ये केसेस है ना, इन केसेस के बिहाफ के ऊपर अपने पेजेस को ना चेंज, कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे होते हैं। जब मैं रिएक्ट पढ़ रहा होता हूँ तो मैं जैसे मैंने 4 कंपोनेंट बनाए, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरा जब मैं फर्स्ट कोई वैल्यू पुट करूँ तो केस ए वन हो जाए या ए हो जाए, जो भी हो जाए, तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी ना वो प्रिंट हो जाए। तो इसके अंदर पूरी पूरी स्क्रीन्स होती हैं। यहाँ तो हम आपको सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहे होते हैं, जस्ट प्रिंट कराने के लिए कि आप लोगों का आंसर जो ट्रू आ रहा हो। बट इन सिर्फ इन स्विच से, इफ एल्स से जो कंडीशंस है, इनके ऊपर पूरे के पूरे फंक्शनैलिटीज और पूरे के पूरे पेजेस आपके काम कर रहे होते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो जितने भी आपके पास केसेस है ना, जैसे मैंने केस ए लिखा है, और इसके आगे मैं क्या करूँगा क्या कि अपने किसी एक फाइल का रूट दे दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग नहीं होना, उस फाइल को पूरा जाके रीड करना है उसने। ये मेरी वेबसाइट ऑन हो जाए, देखें। यहाँ मैं गया प्लान्स के अंदर, ये बनी हुई है आपके पास रिएक्ट के ऊपर। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, स्टार्ट प्लान करना है। अब देख रहे हैं फॉर्म कितने हैं, ये फॉर्म पर्सनल डिटेल वाला ही एक्टिव हुआ हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फो बंद है, अकाउंट डिटेल बंद है, और कंफर्म बंद है। बात क्लियर हो रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी साथ दिख रही है। अब मैंने करना क्या, मैंने इस फॉर्म को फिल किया और मैंने नेक्स्ट करा। ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट फॉर्म पर आ गया, केस टू पे आ गया। अभी केस वन पर था, अब केस टू पे आ गया कंडीशन के अकॉर्डिंगली। मैंने नेक्स्ट के ऊपर जो
कंडीशन लगाई हुई है वो क्या है कि मैं प्लस नंबर कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे करा हुआ क्या है कि एक, सॉरी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप ले ले हैं कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लें आप, या वार ए कर लें। इसको मैं करता हूँ 1, इसको मैं करता हूँ केस 2, इसको जी मैं करता हूँ केस 3, इसको जी करता हूँ केस 4। ठीक है जी। अब इसने यहाँ पे करा क्या, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, कि मैंने यहाँ पे तो ग्रेड को कोई नंबर नहीं दिया। ठीक है, हो रही है केस, सर। ठीक है, और केस 1 किया, केस 2 किया, केस 3, केस 4 किया। इसने फिर भी केस 1 प्रिंट करा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया क्या, कि आप इंक्रीमेंट +1 कर दो जो भी है। तो बाय डिफॉल्ट नल था, वो +1 किया, वो 1 हो गया। अब अगर यहाँ आके मैं इसको +2 कर देता हूँ, ठीक है, वो क्या प्रिंट करवा रहा है मुझे, A2 प्रिंट करवा रहा है। अच्छा, ये जो आपको भी दिखाया है ना फंक्शन, इसके बिहाफ पे मैं भी आपको कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ। वो जब भी समझ में आएगी जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो पहले आपने चीज़ देखी कि मेरे पास फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो कर क्या रहा है, उसके अंदर मैं कोई नंबर चेंज कर रहा हूँ तो वो मेरे केसेस को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ग्रेड +2 के एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रन किया, और मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है ग्रेड का। ठीक है, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ कर लेते हैं, इसको ना लेट कर लेते हैं। अब आपको वार और लेट में ना वो सिखाना था, जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहो उनको बताना था। अब आप देखें, इसने मुझे क्या दिया है, आइडेंटिफायर ग्रेड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पे इसको जब लेट किया ना तो ये नहीं चल सका। मैंने आप लोगों को बात बताई थी लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप की, और ये मेरे जहन में था, जब मैं आपको स्विच केस पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को उस वक्त इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था लेट और वार का ना, तो वो एक मरतबा यहाँ देख लें प्लीज़, और स्क्रीन पर फोकस रखिएगा। देखिए मैंने करा क्या, मैंने एक स्कोप लिया, मतलब मैंने लेट ग्रेड कर लिया। ठीक है, अब ये मैंने ग्लोबल रखा, एक मैंने फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैं ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है जी फंक्शन के बाहर। तो और मैंने आपसे ये कहा था कि एक लेट आपके पास जो है वो लोकल स्कोप में काम करेगा। अगर ये लेट फंक्शन के अंदर होगा, अगर ये लेट फंक्शन के अंदर होगा तो ये काम करेगा, क्योंकि इसको फिर लेट मिल जाएगा कि ग्रेड कोई वेरिएबल है। ठीक है ना, कि लेट कोई मतलब कोई वैल्यू कोई कंटेनर है। अब चूंकि हुआ ये है कि मेरे पास मैंने लेट को ग्लोबली इनिशियलाइज किया और लोकली यूज कर रहा हूँ, तो उसने क्या करा जी, मेरे पास काम मेरा खराब कर दिया। उसने कहा जी आपको इस तरीके से अलाउ नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लोकल स्कोप, हमारे पास कीवर्ड होता है लेट जो है। बात ले रही है यहाँ पर, यस सर। बस एक को ये है, बाकी सबको भी हुई है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई ना तो यहीं फंसे रहेंगे। मुझे नहीं हुई सर। लेट नहीं हुई ना, बस आप बताए ना नहीं हुई। देखें, मैंने यहाँ पे एक लेट लिया, ग्रेट, ठीक है,
स्विच के अंदर मैंने ग्रेड दे दिया। अब लेट, क्योंकि इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं ली और मैंने ये सोचा जी इस लेट की जो वैल्यू है ना, ये मैं फंक्शन के अंदर जाके सेट करूंगा। यहाँ तो पहले बात क्लियर हो रही है। ये मैंने कहाँ सेट करनी थी जाके? जी फंक्शन के अंदर सेट करनी थी जाके। अब मैंने कहा जी ठीक है। अब मैंने फंक्शन बना दिया अपना एक इंक्रीज वैल्यू का, और मैंने रिटर्न में बोला जी ग्रेड प्लस टू कर दे इसको। उसने कहा ठीक है, और मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। उसने कहा भाई सही है। अब जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया, इस ग्रेड ने बोला, ऊपर जाके देखा इसने, कोई ग्रेड नाम की कोई चीज है, इसको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि लेट को ये कंसीडर कभी नहीं करेगा। ये हमारे पास लोकल स्कोप के लिए होता है। लोकल स्कोप बेसिकली क्या होता है कि जिस हायरार्की में मैं काम कर रहा हूँ, ये फंक्शन है ना, फंक्शन, ये फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है या खत्म हो रहा है, इसके अंदर अंदर जो मैं चीज यूज करूंगा ना, वो क्या कहलाएगी मेरे पास? लोकल स्कोप कहलाएगा। लोकल। इस फंक्शन का एक लोकल स्कोप है कि इस फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं जो चीज करना चाहूँ किसी के अंदर, वो मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने जी यहाँ पर काम करा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके इस लेट को ना मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है जी। अब भी ये नहीं चला। अब भी ये नहीं चला, क्यों? क्योंकि लेट डिफाइन के अंदर, रिटर्न के अंदर, और कॉल का कर रहा हूँ बाहर। कॉल का कर रहा हूँ स्विच केस में बाहर को। बाहर। बाहर को उसको कॉल कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये मेरे पास लोकल स्कोप था ना, ये अंदर ही चलो इनिशियलाइज हो गया, अंदर ही रिटर्न हो गया। अब जब मैं इसको बाहर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो पूछ रहा है भाई कि ग्रेड क्या है, ये उसको ग्रेड ही नहीं मिला। उसको ग्रेड ही नहीं मिला क्योंकि मैंने इसके लोकल स्कोप को लोकल स्कोप के अंदर ही रखा, फंक्शन के अंदर डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर ही रिटर्न ले लिया। बाहर इसकी मुझे जरूरत थी, लेकिन मैंने इसको रखा फंक्शन के अंदर। अब मैं करता क्या हूँ जी? पहले वाला काम करते हैं। या तो एक काम करते हैं, इस लेट को उठाकर बाहर ले जाएं, तब चलाते हैं, तब भी मसला दे रही है, ग्रेड हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिक्लेयर हुआ हुआ है ना, देखते हैं डिक्लेयर दिखा रहा है आपको कौन सी लाइन में हुआ हुआ है। यहाँ पर डिक्लेयर हुआ हुआ है, सही है। और कॉल जी मैं कहाँ कर रहा हूँ उसको? रिटर्न के अंदर। तो उसने करा क्या? उसने बोला जी ये जो स्कोप है ना आपका, लेट जो ग्रेड वाला है, ये आपका होना चाहिए था जी यहाँ पर। मैं लेट के नीचे ही कुछ लिखता ना, तो ये इसके लिए लोकल स्कोप था। लेट, लोकल स्कोप बेसिकली समझे है क्या? लोकल और ग्लोबल में फर्क क्या है? लोकल क्या है कि मैंने जिस वेरिएबल को जहां पे इनिशियलाइज किया है लेट के अंदर ना, तो वो उसका लोकल स्कोप हो जाएगा। मेरे साथ और बात तो रहेंगे? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की तरह से एग्जांपल दे दें। सॉरी। इसको आप मतलब लोकल और ग्लोबल को विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक और लोकल चलें, जैसे चलें, होती है चलें, ना चलें, एक फ्लाइट्स काम, होती है, तो उससे बिल्कुल। जाके शायद मैं इजी हो जाएगा मैं उनके और लिए। इजी करता हूँ, मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे चलता हूँ आकर, छोड़ दें इस चीज को। ठीक है। मैं आपसे एक बात ये कर रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं क्लास, समझ ले सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं, सही है। तो और मेरी क्लास का सेक्शन है सेक्शन बी। बात क्लियर है? मतलब मैं जी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे क्लास का सेक्शन है बी। क्या मेरी सेक्शन सी में एंट्री हो सकती है? नहीं। डी में? नहीं। क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 7 में हो सकती है एंट्री? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिक एक क्लास के लिए डेडिकेटेड हूँ। सही हो गया। अब मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। जी। अब एज अ टीचर क्या मैं किसी भी क्लास में जा सकता हूँ? जी। मैं किसी को भी कोई भी काम बोल सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, एज अ टीचर। जी। तो जी मतलब सर। जो टीचर होगा वो आपका ग्लोबल स्कोप होगा। जो समझ टीचर आया। होगा आपके पास वो आपका ग्लोबल स्कोप ग्लोबल होगा। स्कोप। ठीक है। और जो स्टूडेंट है आपका लोकल स्कोप है, क्योंकि स्टूडेंट की आपके पास बाउंड्रीज है कि स्टूडेंट ने जो काम करना है जी वो इस हद में रहकर काम करना है, उसकी एक म्याद है, उसमें इस पे रह काम करना है। जो टीचर है वो ग्लोबल है, वो क्लास 1 को भी दे सकता है, 2 को भी दे सकता है, 3 को भी दे सकता है, 4 को भी दे सकता है। बात क्लियर है? जी। अब मैंने क्या किया, अब इसको एग्जाम्पल लेके आते हैं। मैंने लेट ग्रेड कर दिया। मैंने बोला जी ये क्लास 11 में हूँ, ये बच्चा क्लास 11 में है, सही है। और मैं क्लास 12 में जाके इससे काम ले रहा हूँ।
ठीक है, क्लास 12 में जाकर, जी। लेट्स सपोज एक बच्चा क्लास 11 में बैठ के काम कर रहा है और मैं क्लास 12 में बैठ के उसकी प्रेजेंट अपना एक मिनट रुकिएगा। सॉरी गाइस। अच्छा, हो ये रहा है कि एक क्लास 11 का स्टूडेंट है, ठीक है, और 12 में बैठ के मैं उसका नाम कॉल कर रहा हूँ और मैं उसको असाइनमेंट देना चाहता हूँ। क्या मैं उसको दे पाऊंगा? अगर आप ग्लोबल हैं तो। नो। अभी ग्लोबल उसको छोड़ देना, मैं आपसे रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा क्लास नहीं। 11 में बैठ के लेक्चर ले रहा है और मैं क्लास 12 में बैठा हुआ हूँ और उसका नाम कॉल कर रहा हूँ कि उसको मुझे असाइनमेंट देना है। क्या सर वो मीटिंग एंड होने लगी है। आ, ठीक है, चलो दूसरी मीटिंग में आते हैं। ठीक है, वहाँ कंटिन्यू जी करते हैं। सर। ओके, ओके। थैंक यू।